हेलो एवरीवन, मैं ब्रिजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें मैं काफ़ी डिटेल में आपसे बात करने वाला हूं। व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम ये कह सकते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब कोई पिछली थ्योरी स्टूडेंट फेल होती है, उसके कुछ पॉइंट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तब हमें एक नई थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस है उसकी बात करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट बात करूंगा साइलेंट फीचर या पोस्टुलेट्स ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इन डिटेल। उसके बाद हम बात करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या क्या थ्योरीज लगती हैं, क्यों एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, वो सारी बातें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर हम बात करेंगे एंड में इस वीडियो के कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, बीएमओ एबीएमओ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जब बनते हैं तो उसके अंदर कितने नोडल प्लेन एग्जिस्ट करते हैं, जो कि कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ से अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे होमो डायटोमिक मोलिकुलर ऑर्बिटल के डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, कैसे स्टेबिलिटी पैटर्न क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर मॉलिक्यूल्स क्या क्या है, उसकी बात करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे इसकी हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे HCl आ गया, NO आ गया, CO आ गया। तो हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स में कैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जाता है, उनका एनर्जी पैटर्न क्या होता है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुल मिला के इन 3 पार्ट्स में मैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के यानी IIT नेट यानी BSc हर एक लेवल को मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कोई भी स्टूडेंट इसको वीडियो देखे तो उसको एक कंप्लीट आपको नॉलेज मिले कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअल में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु गिव मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी? तो हंट्स एंड मुलिकन इन 1932। अब जरूरत क्यों पड़ी? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अगर हम कुछ लिमिटेशंस की बात करें, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, कई स्टूडेंट्स मगर कहते हैं सर आप लिख दिया करो थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने पहले लिख दिया, आप नोट कर लें। तो पहला क्या है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। ही आल्सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक करेक्टर ऑफ O2 मोलिक्यूल्स, जैसे ऑक्सीजन मोलिक्यूल जो है पैरामैग्नेटिक है, क्यों है हम बात करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसको। फॉर्मेशन ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल्स आल्सो नॉट एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड आल्सो ही कुड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ H2 पॉजिटिव। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग करें ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, मगर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम इसकी एग्जिस्टेंस की बात करने वाले हैं। एंड में मैं रिजेम्बलेंस बताऊंगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में रिजेम्बलेंस क्या है और डिफरेंस की भी बात करेंगे। तो साइलेंट फीचर्स पहले ले लेते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझने वाला है बेटा, कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसको ध्यान रखिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हमने वेव नेचर मान के काम किया है। वेव नेचर, यहाँ पे हमने वेव नेचर लिया है और इसी के बेस पे हम सारी चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वेव नेचर को ओबे करते हैं। और जब वेव नेचर इंट्रोड्यूस हो जाता है स्टूडेंट, तो आपको पता है वेव क्या करती है, इन क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्मेशन करती है, और वहाँ पे इन फेस और आउट ऑफ फेस ओवरलैपिंग होती है। तो सारा मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। पहले हम बात करते हैं कि मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होते हैं। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग चले स्टूडेंट, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने ये डायग्राम बनाया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो उसके लिए ये डायग्राम बनाया हुआ है, जो कि आपके माइंड में पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर देगा। एटॉमिक ऑर्बिटल जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपस में ओवरलैप करते हैं स्टूडेंट, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग तो होती है, बट होल एटम एटॉमिक ऑर्बिटल डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। एटॉमिक ऑर्बिटल में हमने कहा था हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने कहा था कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग, मगर पूरा का पूरा जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सब के सब ऑर्बिटल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मगर यहाँ पे हम क्या कहेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है स्टूडेंट, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं
2s 2p वो सब के सब बॉन्डिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते हैं अभी मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसको समझाने के लिए एग्जांपल लिया गया। उन्होंने क्या कहा कि मान लो हमारे पास 2 एग है, ये फ्राई पैन है और 2 एग मैंने साइड से डाले बिल्कुल, तो उसमें जो ओवरलैपिंग होगी यानी किनारे से मिल जाएंगे इस टाइप से, तो ये जो ओवरलैपिंग है ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग है। मगर हमने क्या किया, 2 अंडे लिए अलग अलग पोर्ट में, मैंने उनको पहले क्या कर लिया, मिला लिया, और उसके बाद अगर फ्राई पैन पे डाला तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। अब आप कहें सर इसमें अंतर क्या है, अंतर देखिए क्या है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हम इस तरह दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ इस केस में हम क्या कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर वो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के अलोंग होती है, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल में हम कहते हैं जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल न्यूक्लियाई के अलोंग है। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि पॉलीसेंट्रिक होते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल इनके अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मगर अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करते हैं उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सिंगल न्यूक्लियाई के अलोंग होती है। तो ये हम लिमिटेशंस भी कह सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इसको और ज़्यादा ढंग से क्या किया, एक्सप्लेन किया। अब हम बात करें डेफिनेशन की स्टूडेंट, तो हम दे सकते हैं कि व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन और ओवरलैप दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म द न्यू ऑर्बिटल। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, यहाँ पे एटम कहीं नहीं दिख रहा आपको, मगर यहाँ पे आपको 2 एटम दिखाई दे रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है स्टूडेंट, खत्म नहीं होती, होल नहीं खत्म होती, केवल कुछ क्या पार्टिसिपेट कर रहा है। मगर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पूरी आइडेंटिटी लूज कर देता है एंड फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल दैट इज कॉल्ड, न्यू ऑर्बिटल जो बनेगा दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट हम बात करें कि मोलिकुलर ऑर्बिटल गिव्स इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। जो मैंने अभी आपको बात समझाई है कि अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के अलोंग है, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल में सिंगल न्यूक्लियाई के अलोंग होती है। कंपेरेबल एनर्जीज, ये बात दोनों में सेम है स्टूडेंट, चाहे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें चाहे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें, कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं उनकी एनर्जी और ओरिएंटेशन अप्रोक्सीमेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1s ऑर्बिटल कैन कंबाइन विद 1s ऑर्बिटल, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल कैन कंबाइन विद 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, बट 2s ऑर्बिटल कैन नॉट कंबाइन विद 3s एटॉमिक ऑर्बिटल, नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह मगर एक चीज और भी यहाँ समझने वाली बात है, जब हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे कि होमो डाइएटॉमिक मोलिक्यूल्स के अंदर जैसे H2Cl2 H2N2O2 F2 Neon2 इनकी बात करेंगे, यहाँ पे तो 2s के साथ ही करेगा। मगर जब हम हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में बात करेंगे यानी थर्ड लेक्चर के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे 1s के साथ जो हाइड्रोजन ऑर्बिटल है वो 2p भी पार्टिसिपेट कर सकता है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो आप मेरा थर्ड लेक्चर देखना, वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट इसकी 4th पॉइंट की, कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो वो वेव नेचर में करते हैं। अब वेव नेचर में जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है, वैसे ये काफ़ी डिटेल में जाने वाला हूँ मैं, कि 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये भी 1s और 1s है, मगर यहाँ पे देखिए मैंने प्लस साइन डाला है, यहाँ पे माइनस साइन डाला है, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस। प्लस प्लस का मतलब हो गया इन फेज कंबाइन कर रहे हैं। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन फेज कंबाइन करते हैं तो स्टूडेंट बनता है मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये बनता है BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जब एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब भी आउट ऑफ फेज कंबाइन कर रहे हैं। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आउट ऑफ फेज कंबाइन करते हैं तो बनता है ABMO एटॉमिक मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब हमने देखा कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो यानी कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, 10 करेंगे तो 10 बनेंगे। तो यहाँ पे एक रूल बन के आता है जो हमने इसे 4th पॉइंट में आपने लिखना है। 4th पॉइंट क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अब आप कहेंगे सर अभी भी क्लियर नहीं है, ऐसा क्या होता है इन फेज में, आउट ऑफ फेज में क्या होता है?
तो वो मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ बने रहेंगे, डिटेल में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट हमें बात करनी पड़ती है LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कंबाइन करते हैं। पहली बात, जब हम इन फेस की बात करें, इन फेस, तो आपको पता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल मैं कह रहा हूं कि वेव नेचर शो कर रहा है, तो आप सबको पता है कि क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये क्रस्ट है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ए है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन वो क्या है, साई है। ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल ए हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल ए। इसी तरह हमने दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, उसके भी क्रस्ट और ट्रफ होंगे, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, फाई बी। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं ये कहता हूं कि क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट, सी फॉर मैं क्रस्ट बोल रहा हूं, ये क्या हमें पता है क्रस्ट, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा, ये हमारा ट्रफ, इसको मैं टी से रिप्रेजेंट करूंगा। व्हेन क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट एंड ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ, तो इसी को हम बोलते हैं इन फेस। और एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि इन फेस में एडिटिव नेचर काम करता है। एडिटिव को, अगर ये इसके ऊपर फॉल करेगा और ये वाला इसके ऊपर फॉल करेगा, जैसे हम इसके अभी मैंने प्लस माइनस साइन दिखाया ना स्टूडेंट, वो यही है, प्लस माइनस साइन दिखाया था। तो प्लस माइनस का मतलब मैथमेटिकल प्लस माइनस नहीं है, प्लस का मतलब हम क्रस्ट लेके चलते हैं और माइनस का मतलब हम ट्रफ लेके चलते हैं। व्हेन क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट, प्लस प्लस के बीच में ओवरलैपिंग होगी, माइनस माइनस के बीच में अगर ओवरलैपिंग हो रही है, यानी ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ, तो इन फेस होता है। और हमारा जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम बोलते हैं BMO, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्यों बोलते हैं, उसके पीछे भी लॉजिक है, ध्यान दीजिए। तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देखिए। अब नेट एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। नेट एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है, उसके अगर हम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करें तो हम बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। और इसी को मैं बोलता हूँ BMO, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या होगा ये स्टूडेंट, ये दोनों के सम की इक्वल हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन ऑफ ए एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन ऑफ बी, दोनों को मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, सम कर दिया। अब आपने अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में आपने शायद ये टॉपिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियो देख लें। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर तो मैथमेटिकली सिंपली ये बताता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, बट साई स्क्वायर रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। कि किसी एरिया में अगर साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम है तो हम उस रीजन को बोलते हैं ऑर्बिटल। हम उस रीजन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑर्बिटल। और जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। अभी आपको मैंने नोडल प्लेन की भी दिखाया था, अभी वो डायग्राम दोबारा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो नोडल प्लेन का क्या होता है, नोडल प्लेन वो होता है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो साई स्क्वायर हमें रिप्रेजेंट करता है कि किस एरिया में, किस स्पेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो आपने ऑर्बिटल जो कॉन्सेप्ट आया है वो साई स्क्वायर की वजह से आया, कि जिस एरिया में साई स्क्वायर, जिस स्पेस में साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसी को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो साई स्क्वायर को अगर मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मोलिकुलर ऑर्बिटल में निकालना है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, ध्यान से देखिए, फाई स्क्वायर इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितनी है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितनी है। मगर हमने देखा व्हेन दे आर ऐड इन ए फेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इतने फैक्टर से क्या करनी स्टूडेंट, इंक्रीज करनी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोलिकुलर ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो स्टूडेंट इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा।
इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं दे हैव लो एनर्जी, इनकी एनर्जी कम होगी। अब आप कहेंगे सर किससे कम होगी एनर्जी, तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन बीएमओ की एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या होगी, कम होगी। दूसरा, दे आर मोर स्टेबल, दे आर मोर स्टेबल। क्यों, आप लोगों के यूनिवर्सल ट्रूथ हमें पता ही है कि लेसर इज द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी, कि जितनी लेसर एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जब बीएमओ इन फेज जब कॉम्बिनेशन होगा स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बीएमओ को रिप्रेजेंट जैसे हम किस तरह करते हैं स्टूडेंट, सिग्मा से, पाई से और डेल से। ये इससे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो इन चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूंगा। बीएमओ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्मा, पाई, डेल का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर एबीएमओ के बारे में। आप कुछ कह रहे थे, कुछ एबीएमओ। तो एबीएमओ क्या है उसको भी समझ लेते हैं। ये एक्चुअल में क्या है कि ये साफ होगा नहीं, चलिए। तो अब अगला केस लेते हैं हम आउट ऑफ फेज, कि क्या होगा अगर आउट ऑफ फेज एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, क्योंकि वेव्स हैं स्टूडेंट, तो वेव दोनों ही पैटर्न से कंबाइन करती हैं, इन फेज और आउट ऑफ फेज। अब आउट ऑफ फेज में क्या होता है, आउट ऑफ फेज में होगा क्रस्ट फॉल ऑन ट्रफ एंड ट्रफ फॉल ऑन क्रस्ट। तो देखते हैं स्टूडेंट, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में ऐसे लेता हूं, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन बी साई बी। अब क्या कर रहा हूँ, क्रस्ट किस पे फॉल कर रहा है, ट्रफ पे। ट्रफ किस पे फॉल कर रहा है, क्रस्ट पे। क्रस्ट ट्रफ पे, ट्रफ क्रस्ट पे। तो जब ये इस तरह कंबाइन करते हैं स्टूडेंट, तो इनको आउट ऑफ फेज बोलते हैं। तो जब ये आउट ऑफ फेज होते हैं तब ये सब्ट्रैक्टिव नेचर शो करते हैं, सब्ट्रैक्टिव नेचर शो करते हैं। सब्ट्रैक्टिव मतलब अब क्या होगा, जब ये इसके ऊपर फॉल करेगा स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं नेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा एम्पलीट्यूड। अब जिसका बड़ा होगा उसमें से, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसमें से हम दूसरे वाले को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और नेट मेरे पास जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब ये हमारा न्यू क्या बन गया, मोलिकुलर ऑर्बिटल का फाई। इसको अलग दिखाने के लिए हम डैश वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि ये क्या है, ए बी एम ओ, क्या बन जाएगा, साई ए माइनस साई बी। मगर अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, फाई डैश स्क्वायर इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। अब ये साई ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल ए। ये साई बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑर्बिटल इन बी। मगर इन दोनों के कंपैरिजन जो मोलिकुलर ऑर्बिटल मेरा बना है एबीएमओ, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या कर गई, इतने फैक्टर से डिक्रीज कर गई। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसलिए जो एबीएमओ होते हैं स्टूडेंट, एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। एनर्जी क्या होती है, हाई एनर्जी। और अगर हाई एनर्जी है तो क्या होगा, लेस स्टेबल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है स्टूडेंट, क्यों ऐसा होता है, अभी मैं आपको जब नोडल प्लेन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप देखेंगे बीएमओ के केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है इन बिटवीन द न्यूक्लियस इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होती है और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन कम हो जाती है। और उसकी वजह से जो हमारा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है वो स्टेबल बनता है। वो स्टेबल बनता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। मगर एबीएमओ के केस में जब ये सब्ट्रैक्टिव नेचर शो करते हैं तो दो न्यूक्लियस के बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है और उसकी वजह से उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। और अगर एनर्जी हाई हो जाती है स्टूडेंट तो हम क्या कहेंगे, दे आर लेस स्टेबल।
तो किसी केस में, जिस केस में बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं ABMO से, वो कंपाउंड क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और अगर दोनों में सेम आ जाता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है। और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाएगा, कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता, नियोन 2 एग्जिस्ट नहीं करता। हम इनको डायग्रामेटिकली भी मैं आपको क्या करूँगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी तो हम थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि BMO कैसे बनते हैं और ABMO कैसे बनते हैं। और यहाँ से आपके दिमाग में एक चीज़ और क्लियर होगी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उतने मोलिकुलर ऑर्बिटल क्यों बन रहे हैं। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बने, क्योंकि हाफ क्या कर रहे हैं, इन फेस, और हाफ हम आउट ऑफ फेस की बात करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे नोडल प्लेन के बारे में कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो कौन से मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं और उनके बीच में कहाँ पे नोडल प्लेन बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने नोडल प्लेन बनते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं ताकि आपका समय थोड़ा सा बच जाए। तो हमारे पास क्या है, S ऑर्बिटल है। मान लीजिए ये आपका 1s ऑर्बिटल है, ये भी 1s ऑर्बिटल है। ये 1s और 1s के बीच अभी मैंने आपको एक बात की है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सेम एनर्जी होनी चाहिए। तो 1s के साथ कंबाइन करेगा। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी क्या है, न्यूक्लियस है। अगर मैं कह रहा हूँ माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या है, मैं अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले समझा के हटा हूँ कि हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जैसे ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये एक तो इन फेस कंबाइन करेंगे और एक क्या करेंगे, आउट ऑफ फेस कंबाइन करेंगे। और जब इन फेस कंबाइन करते हैं स्टूडेंट, तो क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट, या मैं यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव भी दिखा सकता हूँ, ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ। अगर जब मैं आउट ऑफ फेस की बात करता हूँ तो ट्रफ फॉल ऑन क्रस्ट, या मैं इधर प्लस और इधर माइनस भी दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं स्टूडेंट, तो जब इन फेस कंबाइन करेंगे तो BMO बनेगा हमारा। ये क्या बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और कौन सा बनेगा, S और S ऑर्बिटल आपस में रिलेशन करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो सिग्मा 1s बन जाएगा। और जब आउट ऑफ फेस कंबाइन करेंगे तो ये सिग्मा स्टार 1s बन जाएगा। BMO में तो मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया था कि सिग्मा पाई डेल से हम रिप्रेजेंट करते हैं BMO को। ABMO में मेंशन करना रह गया था कि इनको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल स्टार से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो जो BMO बनता है स्टूडेंट, इस केस में क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के बीच में भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो जाती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मगर यहाँ पे देखिए तो 2 न्यूक्लियस मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, और यहाँ पे हम इसको उल्टा, ये माइनस ये प्लस, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 न्यूक्लियस के बीच में कम हो जाती है। और यहाँ पे तो मैंने एक प्लेन दिखा दिया, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, 0। दैट प्लेस इज कॉल्ड नोडल प्लेन। तो सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s स्टार के अंदर एक नोडल प्लेन आता है, इसका मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, 0। तो और यहाँ पे BMO में 0 नोडल प्लेन, इसके अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं होता, याद रखना, 0 नोडल प्लेन। आपको याद रखना है कि इसके अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं होता, सिग्मा 1s। या फिर मैं 2s की भी बात कर रहा हूँ, सिग्मा 2s में भी होगा, सिग्मा स्टार 2s में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब अगली बात हम करते हैं सर P के ऑर्बिटल। अब P ऑर्बिटल में आपको पता है कि हमने क्या कर लिया, Z एक्सिस को मान लिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर Z को ही क्यों माना, तो कोई लॉजिक नहीं है Z को क्यों माना स्टूडेंट, हम X को ही मान सकते हैं, Y को ही मान सकते हैं, बट अलग अलग बुक्स क्या करेंगे, अलग अलग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेंगे। तो बच्चा यानी मान लो प्रदीप से पढ़ रहा है, मॉडर्न प्रो से पढ़ा है, दिनेश से, अरिहंत से, ओपी टंडन से, तो अलग अलग यानी कि अगर हम पढ़ेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, कोई कहेगा Z है, कोई कहेगा Y है। तो इसलिए क्या कर दिया गया, एक फिक्स स्टैंडर्ड मान लिया गया कि Z एक्सिस इज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मगर ऐसा कोई रूल नहीं है कि Z एक्सिस को ही मानना है, ठीक है ना, कि हम Z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहेंगे, मगर हमने मान लिया ताकि कंट्राडिक्शन ना क्रिएट हो। अलग अलग टीचर जब टीच करें, मैं कह रहा हूँ Z एक्सिस, दूसरा टीचर कहेगा Y एक्सिस, तो कंट्राडिक्शन क्रिएट हो जाएगी। तो हमने Z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान ली, इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो केवल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बनता है।
और परपेंडिकुलर ऑर्बिटल मेरे क्या हो गए, एक्स और वाई मेरे परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स हो गए, तो इनके अलोंग क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, अब ये पी जेड टी जेड लेके चल रहा हूँ मैं, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये 2pz है, ये भी क्या है 2pz, ये 2pz है। अब 2pz ऑर्बिटल आपस में भी वही बात दो तरीके से, क्रस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रस्ट, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ये आउट ऑफ फेस है। और अगर मैं कहूँ क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, ट्रफ ट्रफ पे, ये इन फेस होगा। तो क्या होगा स्टूडेंट, हम जब क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करेगा तो इन फेस करेगा, तो हमारे पास ये बनेगा इन फेस, सॉरी आउट ऑफ फेस, ABMO बनेगा। और ABMO में हम देख सकते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर जैसे है, अगर ये प्लस है तो इधर माइनस, ये प्लस, और इनके बीच में क्या बन जाएगा, नोडल प्लेन, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। मगर जब ये दोनों सेम क्रस्ट पे फॉल करेगा तो एडिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन BMO में स्टूडेंट आपको पता है क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अब इसी तरह अगर हम, अब ये आप 2px 2py, सॉरी 2px का 2px के साथ ही होगा, और अगर आप इसे 2py मान के चल रहे हैं तो ये भी क्या होगा 2py, दोनों में हम लेके चलेंगे, दोनों में सेम कॉम्बिनेशन सिस्टम रहेगा। आप जैसे y एक्सिस ले रहे, आप z एक्सिस ले रहे, तो बात यही है, सेम वही कॉन्सेप्ट, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या है आउट ऑफ फेस, और आउट ऑफ फेस में क्या बनेगा ABMO, और ये क्या है स्टूडेंट, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये इन फेस है। और जब इन फेस कंबाइन करेंगे, स्टूडेंट, तो क्या बनेगा BMO, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि ABMO में मेरे पास दो नोडल प्लेन बन गए, एक ये और एक ये, इसके पास कितने हैं 2 नोडल प्लेन, इसके पास क्या है स्टूडेंट 2 नोडल प्लेन है, और यहाँ पे 1 नोडल प्लेन, केवल एक ही नोडल प्लेन बनेगा ये वाला। आप देख सकते हैं जब ये एडिटिव होंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाए, लाइक, मगर ये अपोजिट है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, तो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर। तो यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 नोडल प्लेन आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अब इनके बेस पे जो डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, H2N2 यानी होमोडायटोमिक का पहले बताऊंगा, फिर मैं हेटेरो पे बताऊंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, लाइक करें, और जो न्यू व्यूअर है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें, और मैंने जितनी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना रखी हैं आप उनको देखकर अपने नॉलेज को अपडेट करें। और अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे लगता है दिक्कत आ रही है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और किसी टॉपिक पे अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पे ये पॉइंट मिस है, आप इसके ऊपर भी लेक्चर बनाएं, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें और रिक्वायरमेंट है, और बताइए, तो मैं उसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।